चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव के महापर्व 2024 को देखते हुए। आज चौथा चरण है, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के लिए आपको बता दें कि 96 सीटों पर 10 राज्यों की जो सीटें हैं उन पर मतदान लगातार जारी है और आपको सुबह 11 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत बता रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश में 23.10% तक वोटिंग हुई है। जम्मू और कश्मीर की बात करें 14.94% तक वोटिंग हुई। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 27.40% तक वोटिंग हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 32.38% तक वोटिंग, महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 17.51% तक वोटिंग हुई है। उड़ीसा की बात करें सुबह 11 बजे तक 23.28% तक वोटिंग, तेलंगाना में सुबह 11 बजे तक 24.31% तक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 27.12% तक वोटिंग, वेस्ट बंगाल में सुबह 11 बजे तक 32.78% तक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 11 बजे तक 27.12% वोटिंग हुई है। अकबरपुर में सुबह 11 बजे तक 25.60% वोटिंग। बहराइच की बात करें तो 11 बजे तक 28.63% वोटिंग। धोरहरा में सुबह 11 बजे तक 29.79% वोटिंग। इटावा में 24.68% वोटिंग। फर्रुखाबाद में 11 बजे तक 27.88% वोटिंग हुई है। वहीं कन्नौज की बात करें तो 29.90% वोटिंग। कानपुर में 21.36% वोटिंग। खीरी की बात करें तो 29.20% वोटिंग हुई है। मिश्रिक में 11 बजे तक 27.03% वोटिंग। शाहजहांपुर में 25.05% वोटिंग हुई है। तो लगातार ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे। सीतापुर में 11 बजे तक 29.29% वोटिंग हुई है। वहीं उन्नाव में 27.09% वोटिंग हुई है। तो तमाम वोटिंग प्रतिशत हम आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण का मतदान जारी है और लगातार ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील तमाम दिग्गजों द्वारा की जा रही है और लगातार मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है ये और चौथे चरण को लेकर सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देखिए आपको टीवी स्क्रीन पर वो 5 तस्वीरें भी दिखाते हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर आप देख पा रही हैं कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, बहराइच से ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से यहाँ पर देखिए उन्नाव से जहां साक्षी महाराज अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंची, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने अपील भी की, सभी से विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। कन्नौज की तस्वीर भी आपको दिखा रही है लगातार, देखिए आप। और बहराइच में भी देखिए किस तरीके से जो दिव्यांग मतदाता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। व्हील चेयर का यहाँ पर प्रबंध किया गया है। जो मतदाता यहाँ पर दिव्यांग है, जो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए कानपुर से तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर जो सभी जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। चलिए आगे आपको एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर जगन मोहन रेड्डी भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, बीजेपी प्रत्याशी। तीसरी तस्वीर जी किशन रेड्डी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। वहीं चौथी तस्वीर गिरिराज सिंह अपना वोट कास्ट करने पहुंचे, जहां पर मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। वहीं 5वीं तस्वीर टीडीपी के अध्यक्ष अपना वोट कास्ट करने पहुंचे और छठी तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, चुनावी मैदान में है। 2014-2019 से जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं और इस बार हैट्रिक बनाने की ताक में है। लगातार तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और लोगों से भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। बिल्कुल, देखिए अब लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं सुरेश खन्ना पहली तस्वीर में नजर आ रही हैं, जेपीएस राठौर दूसरी तस्वीर में, तो वहीं साक्षी महाराज बीजेपी प्रत्याशी उन्नाव से तीसरी तस्वीर में, सुब्रत पाठक जो कन्नौज से प्रत्याशी हैं बीजेपी की ओर से, वो भी नजर आ रहे हैं। देखिए इन चारों ने अपना वोट जो है वो कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद ये मीडिया से भी रूबरू हुए। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करें और अपना उनका जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करें। और चलिए देखिए ये लोकसभा का चौथा चरण लगातार जारी है और ऐसे में हमारे साथ खास चर्चा में लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले बीजेपी नेता संदीप दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता मोहिंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अंजनी कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले संदीप जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत तो सामने आ चुका है, चौथे चरण का ये रन है, किस तरीके से बीजेपी इसको देख रही है,
क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 13 सीटों पर मतदान होने हैं और ये 13 की 13 सीटें ही बीजेपी की दृष्टि से देखे जाए तो काफी अहम मानी जा रही हैं। आप किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए कहेंगे? जी जी इस चौथे चरण के मतदान में जो रुझान आ रहा है सामने, और जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूं कि हर मतदाता स्थल पर मतदाता अपना पहुंच रहे हैं अपने अपने दलों के लिए वोट कास्ट करने के लिए। तो उस रुझान से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या कहीं न कहीं धारा 370 हो या 3 तलाक का मामला हो, मतलब जितने भी ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, ऐतिहासिक फैसलों को लेकर के मतदाता अपना मन बना चुका है। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात की जाए तो जब तक मतदान का काउंटिंग नहीं हो जाती, वोट जितने भी काउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक ये कहना प्रामाणिक तौर पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ये कहना कठिन है कि किस दल की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो रुझान है मतदाताओं को साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जी ठीक है संदीप दुबे जी, तो लगातार मतदान करने की अपील की जा रही है। आपके पास आते हुए मोहिंद्र प्रकाश जी। मोहिंद्र जी देखिए, जिस तरीके से असमंजस आपके इंडी गठबंधन में देखने को मिल रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी डिबेट करा दीजिए और आपके विपक्ष में जो आपका खेमा है वही आपको आईना दिखाता है कि आप पीएम कैंडिडेट हैं जो आप उनसे डिबेट करेंगे। तो आप इस चीज को किस तरीके से जनता के सामने डिफेंड करेंगे कि आप बार बार कहते हैं लोकतंत्र है, हमारे बीच में एक डाइवर्सिटी है चीजों को लेकर, लेकिन इस तरीके के आप दूसरों पे प्रश्न चिन्ह उठाने जाते हैं, आपके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, आप इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ऑब्जेक्शन है आप पे कि इंडी गठबंधन मत बोलिए, आप अमित शाह या मोदी जी की भाषा मत बोलिए, आप इंडिया नाम पूरा लीजिए, इंडिया गठबंधन है ये, पहली बात। दूसरी बात, जैसे टेलीविजन पर किसी चैनल को भी खोलिए, हर चैनल पर अमित शाह जी इंटरव्यू दे रहे हैं, हर चैनल पर मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं, हर चैनल पर कहीं ना कहीं योगी जी बोलते हुए मिल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पब्लिक में बोल रहे हैं। हमारे जो नेता हैं गठबंधन के वो सारे पब्लिक में जनता के बीच हैं। तो ये सब फर्क सब पता लग गया आपको कि पब्लिक के बीच में कौन है और टेलीविजन के माध्यम से कौन है। जहां तक ताल्लुक है जनता के आने का, हमें जनता के साथ संवाद बनाते हुए इतना समय बीत चुका है और मोदी जी सरकार में रहते हुए जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। वो सिर्फ मन की बात कहते हैं या वो अपना प्रदर्शन करते हैं सड़क के ऊपर, या फिर वो अपने बड़े बड़े भाषण देते हैं जो किराए की पब्लिक को वो बुलाते हैं। अब बात आती है बात मुद्दे की। देखिए, सबसे पहला मुद्दा नारी सुरक्षा का है। नारी सुरक्षा के अंदर मोदी जी अपने गरिबान में झांक कर देखें और आप अपने टेलीविजन चैनल पर जितने भी प्रोग्राम आपने दिखाए हैं देखिए, चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे वो अभी कर्नाटक के अंदर निकला हो, चाहे वो दिल्ली की जो पहलवान दिल्ली की थी उनके ऊपर निकला हो। मोदी जी इतने मजबूर हो गए कि उनको ब्रजभूषण जी के लड़के को टिकट देना पड़ा। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये चीज आप जानती हैं, नारी का जितना अपमान 10 साल के अंदर, जितनी असुरक्षा की भावना 10 साल के अंदर मोदी जी के कार्यकाल में हुई है, गुजरात से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, वो कहीं और नहीं हुई, किसी काल में नहीं हुई। अगर होती थी तो कार्य जो भी सरकार होती थी एक्शन लेती थी, लेकिन यहाँ एक्शन ही नहीं होता। मणिपुर में आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने कितना नंगा नाच देखा है मणिपुर के अंदर, आप महिला हैं, मुझसे बेहतर समझती हैं। बात आती है गरीबी की, महंगी की। जो ये लोग अपना स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि 4% महंगाई बढ़ी है, मनमोहन सिंह जी के टाइम में 9 थी, 15 थी। आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कीजिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में 400 रुपए का जो गैस सिलेंडर था 1400 का मिलता है। जो 55 रुपए की सरसों की तेल की बोतल आती थी आज 200 रुपए की आती है। जो सरसों की दाल 70-80 रुपए में आती थी आज वो 200 रुपए की आती है। ये तो छोटे छोटे आइटम बताए हैं मैंने, कंज्यूमेबल जो है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। अब आती है बेरोजगारी की बात। बेरोजगारी मैडम इसलिए बढ़ रही है कि जितने भी सरकारी संस्थान जो सरकारी नौकरी देते हैं उनको इन्होंने बेच दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। जैसे एयर इंडिया को इन्होंने टाटा को बेचा, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे एक ही दिन में प्राइवेट हो गए। इसी भांति से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और न जाने कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं पीएसयू जो कि हजारों हजार लोगों को हर साल नौकरी दिया करते थे, वो खत्म हो गए। उसका नतीजा क्या निकला? जो नए ग्रेजुएट, नए इंजीनियर लोग आ रहे थे उनके लिए जगह बन नहीं रही थी। जो पुराने बेरोजगार थे वो और बेरोजगार होते चले गए। नतीजा आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी आज प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। चौथी चीज जो कांग्रेस ने एक जो दिया है कि भाई न्याय, महिला को न्याय है कि महिला को घर में 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा, जो गरीब है 8,000 रुपया आएगा। इसी तरह से जो लड़का है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमाधारी है,
उसको मिलेगा 1 लाख रुपया, और स्टिपेंड मिलेगी उसको काम करने की एवज में। इट इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ मनरेगा, जिससे कि बहुत बड़ी चीज क्या होगी हिंदुस्तान में, ये जो 2 लाख रुपए जाएंगे गरीब के घर में, 8,000 रुपया महीना, वो इससे कंज्यूमर आइटम खरीदेगा। वो बैंक में पैसा जमा कर एफडी नहीं करेगा इसको, वो जब उसको मार्केट में पैसे को खर्च करेगा तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए कंपनियों के पास सप्लाई बढ़ाने के लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ये एक साइकिल शुरू हो जाएगा जो पूरे देश को फायदा देगा, सरकार को भी फायदा देगा, उसको टैक्स की आमदनी होगी। ये न्याय जो उन्होंने देने की बात की है देखिए मोहिंदर जी, बिल्कुल देखिए आप बहुत सारे मुद्दे आपने रखे, बहुत सारी बात आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए चुनाव की दृष्टि से यहाँ पर सवाल आपसे किया गया है, चुनाव की दृष्टि से आपसे यहाँ पर सवाल किया गया है। लास्ट जी जी एक सेकंड सिर्फ 1 सेकंड मैडम, लास्ट बात है जी। पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, योगी जी को बता देता हूं। राहुल गांधी का पाकिस्तान से बहुत गहरा रिश्ता है। उसकी दादी ने पाकिस्तान पे तलवार मार के 2 टुकड़े कर दिए थे, और यही राहुल गांधी उसके टुकड़े करके 3रा टुकड़ा भी करेगा। आप सिर्फ 4 मच्छरदानी से पत्थर फेंक करके आप किसी को पाकिस्तान का रिश्तेदार नहीं बना सकते। राहुल गांधी की पाकिस्तान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, अगर रिश्तेदारी है तो तलवार की है। हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर कहीं पर भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के किसी भी आदमी का देखिए वार पलटवार का सिलसिला तो यूं ही लगातार जारी रहता है। मोहिंदर जी बिल्कुल सही कहा आपने, वार पलटवार तो लगातार चाहे कोई भी पार्टी हो लगातार उनमें देखने को मिलता है। मैं आपके पास आना चाहूंगी अंजनी कुमार जी, क्योंकि देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना और कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना। आप किस तरीके से विश्लेषण करना चाहेंगे इस चीज का, क्योंकि देखिए अब चौथे चरण का ये चुनाव है, चौथा चरण अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप चुनाव की दृष्टि से देखिए, क्योंकि अब 3 फेज और बचे हैं, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आने हैं। देखिए जहां तक हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के विचारों का स्वागत है, और चूंकि ये लोकतंत्र है इसलिए सबके विचारों को हमें अंगीकार भी करना चाहिए, स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी दल का नहीं हूं, न भाजपा का हूं, न कांग्रेस का हूं, न सपा का हूं, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक इतना जरूर कहना चाहूंगा, कभी जो भाई ने अपनी बात रखी, आखिर 370 कांग्रेस ने इतने वर्षों तक क्यों लटकाए रखा? आपके पाकिस्तान के साथ संबंध है, आपके अफगानिस्तान के साथ संबंध है, आपके ईरान इराक के साथ संबंध है, ये मैटर नहीं करता। आपने इतने लंबे समय तक 370 को क्यों लटकाए रखा? तुष्टिकरण की नीति को पूरे राष्ट्र को क्यों आप चलाते रहे? दूसरी बात, जहां तक अभी बेरोजगारी की उन्होंने बात की, उन्होंने बेच लिया और प्राइवेटाइजेशन कर दिया, नौकरियों को बेच दिया, तो भाई जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं, राष्ट्र के खिलाफ किए हैं, चाहे जनता के खिलाफ किए हैं, आप सड़कों पर क्यों नहीं आए? चुनाव के वक्त किसी को आरोप लगा देना, किसी को गाली दे देना, किसी दल पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये तो सारे दलों की आदत है। लेकिन आप राष्ट्र हित में, बेरोजगारों के हित में आप सड़कों पर क्यों नहीं आए? महिलाओं का अपमान अगर मोदी जी ने किया तो महिलाएं सड़कों पर क्यों नहीं आई? हम आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? किसी भी दल को ये मैं कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता पूर्वक कि अपनी बात सड़कों पर ले जानी चाहिए थी। अगर वो गलत कर रहे थे तो सीधे सड़कों पे जाते, बेरोजगारों के साथ खड़े होते, उनकी बात सुनते, उनके लिए प्रोटेस्ट करते, उनके लिए धरना प्रदर्शन करते, आप जेल जाते, तब तो जनता जानते कि आप उनके हितैषी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। किसी भी ऐतिहासिक निर्णय पर जहां पर राष्ट्र हित की बात हो, वहां पर हमको दलों से ऊपर उठ करके, दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके चिंतन करना चाहिए, ताकि वैश्विक पटल पर हम अपने राष्ट्र की गौरव को बरकरार रख सकें। जी ठीक है, तो लगातार माहौल तो जो है वो गरमाया हुआ है। संदीप दुबे जी आपके पास आते हुए आपने सुना क्या कुछ कहा महेंद्र प्रकाश जी ने, किस तरीके से लगातार तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही कि आपके द्वारा मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है, महिला का मुद्दा आपके द्वारा नहीं उठाया जाता, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया जाता। जवाब दीजिए जो तमाम बातें महेंद्र प्रकाश जी ने कही। देखिए शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, जो आज जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, मैं उन सभी जगह के मतदाताओं से सबसे पहले अपील करूंगा, आप वोट किसी को दें, चोर बेईमान उचक्कों को न दें, और जाएं, और थोड़ा धूप भी हो तब भी जाएं और लाइन में लग के मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका मतदान जो है भारत का भविष्य तय करेगा। देखिए एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा। चलिए संदीप जी आपको रोकना चाहेंगे। संदीप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचे हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करें। हमारे दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। यार
तो क्या कुछ कह रहे थे संदीप जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। तो कितने बजे जाते हो और कितने बजे आते हो? संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे दोनों हैं? की साथ कंपलसरी तो नहीं है? आज का दिन जो कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ये बातें ये 10 साल से कह रहे हैं, जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब ये बात बताइए, जहां इनकी सरकार है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, पश्चिम, और ये तकनीकी के खराबी के कारण संदीप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मोहिंद्र प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और ये लोकसभा चुनाव 2024 का रण है। अब ऐसे में आपके पास भी मैं लौटना चाहूंगी। संदीप जी, क्या कुछ कह रहे थे आप, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए कांग्रेस के साथ तरह तरह की बातें कह रहे थे। भारत की राजनीति का जो मूल रहा है आजादी के बाद अब तक, भ्रष्टाचार और महंगाई इस देश की बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं, और सरकारें मिलके हमेशा, बंगाल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। आज बताइए, जहां झारखंड में लूट हो रही है, खसोट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ने की, उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। युवा बेरोजगार है। आज देश में आधे से ज्यादा स्टेट में इंडी गठबंधन की सरकार है। ये लोग अपने स्टेट में महंगाई को, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी भी जिम्मेदार मोदी जी हैं। और बड़ी बड़ी बातें, भाषण इनसे सुनते रहिए पूरे देश में निकल के। ये बताएं कि इनकी सरकार जहां जहां है, रही है स्टेट में, अभी भी है, वहां इन लोगों ने युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया। ये जब चुनाव होता है तो लंबे भाषण देने आ जाते हैं। आजकल एक नए इनके नेताजी हुए हैं, कांग्रेस के लोग उनको नेता तो मानते नहीं है, लेकिन वो नेता बन के पूरे देश में घूम रहे हैं और लोगों को रेवड़िया बांट रहे हैं। लाख रुपया दूंगा, 50,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 10,000 दूंगा। अरे भाई, जहां जहां सरकार थी वहां जाके कुछ तो दे देते, वहां तो बेरोजगारी दूर कर लेते। आपको मौका मिला था 10 साल, एक मॉडल स्टेट तो बना लेते। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज इलेक्शन का दिन है। आज मिश्रिख की जनता से, उन्नाव की जनता से, इटावा की जनता से, कन्नौज की जनता से, बहराइच की जनता से, कानपुर की जनता से, कि आप अपने घरों से निकले और मतदान करें, और चोर को मत दें, उच्चक को मत दें। चलिए संदीप जी, बिल्कुल मैं आपको अभी रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटेंगे।